चलो फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है मिनरल एंड न्यूट्रिशन, जो कि रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है कि मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो सप्लाई अगर वाटर के थ्रू गया है मिनरल अंदर जाइलम के पैसेज से, तो उस मिनरल की क्या क्या एसेंशियलिटी है। एंड आई थिंक कि आप सभी ने पीरियोडिक टेबल जैसे चीज का नाम सुन रखा हो। तो पीरियोडिक टेबल किसको कंटेंट करती है, क्या है पीरियोडिक टेबल में, क्या है, कितने एटम कौन बोले, हमारे तो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो भी डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनको पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। तो बात यह है कि मिनरल्स जो है वो भी एलिमेंट्स हैं और उनके आयनिक फॉर्म है। तो क्या जा रहा है, कितना ट्रेवल किया और कितने अमाउंट में उसकी नीड है, क्या वो रोल प्ले कर रहा है, ये सब इस चैप्टर में समराइज हो जाएगा। चैप्टर का वेटेज है 1 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक डिजीज से रिलेटेड, मतलब रोल ऑफ जो भी है मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसकी डेफिशिएंसी से या उसकी टॉक्सिसिटी से। दो दो चीजें देखनी होगी, या तो वो डेफिशिएंट होगा या तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। अधिक होगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक उस पोर्शन से क्वेश्चन बनता है और दूसरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ कथा सुनना शुरू कर दूं। द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ गया, पूरा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चारों पांचों किंगडम आ गए। सभी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की एसेंशियलिटी सेम है। इसका मतलब इट इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। फटाफट बता दो कौन सी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे रिलेट करी, मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड, जिसने भी बोला वेरी गुड। मेटाबॉलिज्म मतलब जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल हो रहा है या ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल। अभी हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे ना, बायोमोलिक्यूल और सब चीज, तो बढ़िया, अभी एनाटॉमी भी रिवाइज हो जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी चल जाएगा, मिनरल न्यूट्रिशन भी हो जाएगा, सब चीज का कॉम्बो नजर आएगा। एकदम कॉम्बो पैक मिलेगा 1 घंटे से। बोलो चाहिए क्या, उधर के लोगों को ज्यादा चाहिए लग रहा है, अभी इनका एक दिन ना अच्छा सा मीटिंग करना। तो सिंपली जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के रिजल्टेड भी आपको पता है बायोमोलिक्यूल बनते हैं, और मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट भी बायोमोलिक्यूल ही करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल खुद ही इंटरेक्ट करके अपने को बनाते भी हैं और अपने को तोड़ते भी रहते हैं। दैट इज वाइस वर्सा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में जो मिनरल्स आयंस चाहिए आपको, जो बायोमोलिक्यूल्स के कंपोजिशन है, अदर यू कैन से CHONPS, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, आयरन, कुछ भी जो आपको अभी तक आप कहीं पे एंजाइम, एंजाइम में को एंजाइम, मेटलो एंजाइम, जो सब हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, उन सभी जगह पे कहीं ना कहीं एलिमेंट्स आए थे। अब आपको कितना याद है कितना नहीं याद है वो आप देखना, इस चैप्टर से रिलेटेड जहां जहां इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है उसको आप रिवाइज कर। ओके, तो वो मेटाबॉलिज्म उस प्रोसेस के लिए इट इज एसेंशियल। अगर सिंपल आप जेनेटिक मटेरियल की भी बात कर रहे हो तो इट इज एसेंशियल कि उसके पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फेट हो। इतनी चीजें होंगी तभी वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, तभी वो DNA RNA बनाएगा। क्या हो गया तो दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। प्रैक्टिकली 10,000 डाल्टन के ऊपर अवेलेबल है, एंड डेफिनेशन ये कहता है 1,000 डाल्टन के अबव होना चाहिए। तो मैक्रोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर और मिनरल ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और ग्रोथ और डेवलपमेंट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल। मेटाबॉलिज्म होगी, कुछ फॉर्मेशन होगा, इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया कि जो भी आपका कंपोनेंट है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, वो सभी
प्लाज्मा में प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन से फॉर्म हो रहे हैं एंड देन जाके बाहर स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन द इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. We will focus on the inorganic. आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट. वो जो आपके पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा वहां कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा. ओके, तो वॉट एवर द एलिमेंट इंक्लूडेड इन पीरियोडिक टेबल, वहां से हम आइसोलेट करेंगे 17 एलिमेंट को और उनको यहाँ पे स्टडी करेंगे. वेयरिंग यू विल स्टडी द मेथड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट. वही बात, सेल सेप, जो जाइलम सेप से आप एक्सुडेट लिए थे, उस एक्सुडेट में आपको एनालाइज करके देखना होता है कि क्या होगा. वो आपको नहीं पढ़ना, रिएक्शंस आपको नहीं पढ़ने, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नहीं. एसेंशियल टू ग्रोथ कंडीशन होती है कि उस पीरियोडिक टेबल में आपने किन किन एलिमेंट को एसेंशियल बोला, क्यों बोला, दैट इज द कंडीशन. एक पूरा पोर्शन वो है इसमें. एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी होना चाहिए, उसकी जगह कोई और नहीं पूरी कर सके, वो जो रोल प्ले कर रहा है वो रोल भी कोई और ना प्ले कर सके, ताकि वो डिफिशियंट होगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे. ओके, एंड द क्राइटेरिया फॉर स्टेबलाइजिंग द एसेंशियलिटी. यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट. है अंदर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दैट इज द रोल. देयर मेजर डेफिशिएंसी, कमी हो रही है तो क्या आएगा, कैसे सिम्टम्स आएंगे. सिम्टम्स समझ में आता है. डिजीज होती है तो डिजीज का बाहर की साइड में आपको कुछ सिम्टम्स दिखता है. ठीक है, जैसे आपको जुकाम होता है तो यू आर स्टार्टिंग स्नीजिंग. ठीक है, छींक आती है, समझो थकावट लगती है. ठीक है, डिजीनेस फील होती है, हल्का हल्का फीवरिश भी होता है, तो दैट इज सिम्टम जो दिख रहा है. एंड द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस उन एलिमेंट के रिस्पेक्ट से आपको देखना है कि वो आयनिक फॉर्म में, तो किस तरीके के आयनिक फॉर्म में कैसे जा रहा है, ये आपका फोकस रहेगा. Of this essential element, the chapter also introduces you briefly to the significance and the mechanism of biological nitrogen fixation. तो आपको यहाँ पे कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब आपको 12th के लास्ट यूनिट इकोलॉजी में पढ़ना है, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल आपका 11th में मेंशन, तो इसको भी वहां पे भी देखना है, लेकिन यहीं पे पहले आप देखिए. इतने दिन से प्लांट के इतिहास चल रहे हैं तो कुछ चीजें तो बहुत क्लियर है. प्लांट को चाहिए क्या और प्लांट देता क्या है, बनाता क्या है, क्या चीज कहाँ से जा रहा है, किसका वे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मेथड क्या है. कुछ हिस्टोरिकल बात यहाँ पे लिखी हुई है एनसीईआरटी में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे साइंटिस्ट मेंशन है, ईयर मेंशन. तो मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट. थिंकिंग लेवल पे अगर जाना है, थोड़ा लॉजिकल सोचना है, तो अगेन पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखो और सॉइल के कंपोजिशन को ध्यान में रखो. यू कांट आइडेंटिफाई कि सॉइल में कौन सा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट था और कौन सा प्लांट के अंदर गया और क्या कर सकता है. तो आपको सॉइल के पूरे केमिकल एनालिसिस को करना पड़ेगा. ओके, अब एक्सपेरिमेंट समझो तो तुम्हें समझ में आ जाए. जूलियस वॉन सैक साइंटिस्ट हैं, अ प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट. दिस इज क्वेश्चन, कौन है ये, कहाँ के हैं, क्या किए हैं. Demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. ठीक है, जूलियन शैक ने क्या किया कि प्लांट को ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि मिट्टी में नहीं है, मिट्टी हटा दी, और जो सॉल्यूट उसको चाहिए थे वो सब वहां पे उन्होंने एक लंबे एक्सपेरिमेंट में क्या डालना है, कितना डालना है, इसके कॉम्बिनेशन बनाते हुए उन्होंने देखा, और मिट्टी को हटा दो तो वाटर और मिनरल उन्होंने दे दिया. इज इट क्लियर. तो ये क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ सॉइल, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, वाटर में मिनरल का सॉल्यूशन. और नाउ इट इज वेरी क्लियर कि अगर वाटर आपका प्योर वाटर है और आप उसमें जान रहे हो कि उसमें कोई भी एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो आप जो भी डालोगे उसी का इफेक्ट प्लांट में दिखेगा. ये समझ में आ रही बात. जैसे वाटर में आप होली खेलने जा रहे हो, आप कलर डालोगे तो आपने गुलाबी डाला, लाल डाला, तो वो लाल ही होगा ना, हरा तो नहीं हो जाएगा. तो सेम वे में अगर वो मैग्नीशियम ऐड कर रहे हैं तो उनको मैग्नीशियम का इम्पैक्ट दिखेगा.
आयरन ऐड किए, आयरन का इम्पैक्ट दिखेगा। कॉम्बिनेशन ऐड किए, कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट दिखेगा। कम किए तो डेफिशिएंसी का इम्पैक्ट दिखेगा। थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी का इम्पैक्ट दिखेगा। तो नाउ यू कैन रिलेट कि एक अच्छा खासा ग्राफिकल एनालिटिकल वो रिसर्च कर रहे हैं और उसमें उनको बहुत सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मिल गई। जब वो नंबर ऑफ मिनरल्स को वेरी कर रहे हैं, उनके कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन को अप एंड डाउन कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल मिनरल को देख रहे हैं। हर किसी को देखने के लिए उनको क्या चाहिए? प्योर वाटर चाहिए एंड हेल्दी प्लांट चाहिए। पहले से डिजीज प्लांट में नहीं देख सकते, ग्रोइंग प्लांट में देखेंगे। क्लियर? फिर से ये लाइन पूरा अपने आप पढ़ो। डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स कुड बी ग्रोन, प्लांट को ग्रो किया जा सकता है टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होता है? रिप्रोडक्शन फेज में आ जाए, ठीक है, मतलब एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फ्लावर बनने लगा, दैट इज द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। Since then, this technique of growing plants in a nutrient solution is known as hydroponics. Since then, a number of improvised method. उसके बाद पहली बार इन्होंने डिस्कवर कर दिया 1860, और ये एक एरा है जब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। यू कैन रिलेट। ओके, ये वो एरा है जब डार्विन इवोल्यूशन की खोज कर रहे थे। ये वो एरा है जब मेंडल जी जेनेटिक्स देख रहे थे। ये वो एरा है जब लैमार्क इवोल्यूशन पे स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे न माइक्रोस्कोप आया था, न क्रोमोसोम की बात हुई थी, डीएनए तो दूर दूर तक कभी पता नहीं था, इनहेरिटेंस कुछ नहीं पता था। ओके, वो सब डिस्कवरी नहीं हुई थी। एंड इफ यू लर्न द एनाटॉमी, तो एनाटॉमी इज कम्प्लीटली माइक्रोस्कोपिक स्टडी। आप लेयर्स को देख रहे हो तब आप बता पा रहे हो कि ये कॉर्टिकल लेयर थी, ये पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल है, जाइलम है, फ्लोएम। तो मतलब माइक्रोस्कोप चाहिए था उस स्टडी के। तो ये वो एरा है जब जूलियस वॉन सैक ने डिस्कवर किया, तब कोई भी उनको ऐसे एसेंशियल जो बहुत जरूरी है टेक्निक, वो सारी टेक्निक नहीं थी। सिंपली जैसे आप प्लांट लगा रहे हो, उसमें पानी डालते हो और आप देखते हो कि हाँ थोड़ी देर में आपका मुरझाया हुआ प्लांट अच्छा हो गया, ठीक है, जिसको आप मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हो। वो क्यों अच्छा हुआ है? ये फीचर आप बोल रहे हो कि वो सॉइल, सॉइल में खाद, खाद में न्यूट्रिएंट, एंड आपने पानी ऐड किया तो वो पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर चला गया। सिंपल ऑब्जर्वेशन, इसके लिए कोई साइंटिफिक अप्रोच की नीड ही नहीं है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जस्ट आपने एक मग लिया, मग में पानी लिया और आपका जो फ्लावर पॉट है उसमें ऑलरेडी सॉइल है और आपने पानी को डाला। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही देखी जा सकती है, मॉर्फोलॉजी। उसके बाद इम्प्रोवाइज मेथड आया होगा, एक सीरीज ऑफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग टेक्निक ली और कंसंट्रेशन का वेरिएशन किया, एंड फाइनली क्या क्या एसेंशियल, कितने एलिमेंट चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे वर्क करेंगे, ये सब डिस्कवर। और आज के डेट में जो आप बायो फर्टिलाइजर या इवन यू आर नो कि केमिकल फर्टिलाइजर भी आप बोल रहे हो, वो सब तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि यू नो द व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, वैरायटी ऑफ प्लांट है। मैंगो के ट्री को अगर ग्रो कराने के लिए, मैंगो को बढ़ाने के लिए जो चीज चाहिए वो गेहूं के खेत में नहीं डाला जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ लेवल ऑफ स्टडी, क्या रिसर्च हो चुकी है, हम क्या जानते हैं। सॉइल, किसान जाता है अपने सॉइल को चेक कराता है, फिर वहां से सॉइल के टेस्ट रिपोर्ट से बता दिया जाता है उसको कि आपके सॉइल में किस तरीके के प्लांट, किस तरीके के क्रॉप, कितने अमाउंट में क्या चीज की एडिशनल रिक्वायरमेंट है और किसके लिए वो सफिशियंट। ठीक है, तो एक जस्ट कीप इन योर माइंड कि वो जो एरा चल रहा है वो कौन सा है। तो improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plants. The essence of all these methods involves the culture of plants in a soil-free defined mineral solution. Defined मतलब you know the solution, जिसके कंसेंट्रेशन, जिसके मॉलिक्यूल, सॉलिड आपको पता हो, दैट इज डिफाइंड। अगर पूरे के पूरे सॉइल को ले लोगे तो अगेन वही प्रॉब्लम है कि कोई भी साइंटिस्ट ये पता करने में लग जाएगा कि उसमें कौन कौन से सॉइल है और वो प्लांट को चाहिए भी कि नहीं चाहिए, कौन कौन सा एलिमेंट है, तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इसके लिए सॉइल फ्री सॉल्यूशन मीडियम को यूज किया गया। द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड्स इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट। प्लांट का कल्चर मतलब बनाना लेबोरेटरी, ठीक है, टेक्निक पढ़ाएंगे हम, माइक्रो प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, उसी का एक पार्ट रहेगा।
in a soil free defined mineral solution. These methods required purified water ताकि ऑलरेडी कुछ और ना प्रेजेंट हो, सॉइल फ्री ताकि कुछ और मिनरल ना प्रेजेंट हो, सिंपल आप समझो, ओके। एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट, क्या आपको ऐड करना है, क्या डिफाइंड वैल्यू है, ये नीड है, तभी आप एक सॉल्यूशन बना पाओगे जिसमें एसेंशियल चीज हो प्लांट को। जैसे देखो आपको, आपने एक बहुत कॉमन सी चीज देखी होगी, ग्लूकोज पीना, टैंग पीना, रसना पीना फॉर द एनर्जी पर्पज, ठीक है। तो पानी में हम मिलाते हैं तभी तो हम पीते हैं। अगर वहां करेले का जूस कोई मम्मी देने लगे तो पी लोगे क्या? बोलोगे हम बाहर ही ठीक है, ठीक है। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट, प्लांट को क्या चाहिए वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट एंड डिफाइंड। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस सो एसेंशियल? बता दिया मैंने, मेरा तो एक्सप्लेनेशन पहले आता है, फिर ही बाद में आती है, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर अननोन मिनरल्स प्रेजेंट है, अननोन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप जिस नोन को डाले हो उसका फंक्शन कैसे प्रूव करोगे? आप एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन नहीं देख रहे हो, आप बाहर से उसका इफेक्ट देख रहे हो कि उसके कमी से कहीं लीफ येलो तो नहीं पड़ रही है, उसके कमी से जो डेवलपिंग यंग बर्ड थी उसका ग्रोथ तो नहीं रुक गया है, फ्लावर का फॉर्मेशन तो नहीं रुक गया है। कभी कभी देखा है प्लांट में फूल लगता है लेकिन फूल खिलता नहीं है, देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। झड़ जाती है, पत्तियां झड़ जाती है, आप नर्सरी से तो बड़ा हरा हरा खरीद के लाए थे, घर में लगाए, एक हफ्ते में चला गया प्लांट, ऐसे भी केसेस देखे होंगे। तो दैट इज द फैक्टर, उन चीजों को आप मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हो। तो जितना कम हिंड्रेंस रहेगा, जितनी कम अननोन चीज रहेगी, उतना एक्यूरेट आपका रिजल्ट का एनालिसिस जाएगा। After a series of experiments in which the roots of the plants were immersed in nutrient solution and wherein an element was added, substituted, आप उसको सब्स्टिट्यूट भी देख सकते हो, मतलब एक की जगह दूसरे को डाल के देख रहे हो, रिमूव्ड निकाल लिया, कम कर दिया, और गिवन इन वैरिड कंसेंट्रेशन, अलग अलग कंसेंट्रेशन में एड ऑन कर लिया, एक उसको क्या बोला आपने, मिनरल सॉल्यूशन, सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन। सब साइंटिफिक चीजें लिखी है यहाँ पे, आप सॉल्यूशन के वेरिएशन देख रहे हो, उसमें प्योर सॉल्यूशन, प्योर वाटर लिया, उसके बाद एडिशन कर रहे हो, किसी का इफेक्ट देखने के लिए दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हो, फिर उसका कंसेंट्रेशन भी वेरी कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, जितना तुम्हारे दिमाग में आ जाए। कॉम्बिनेशन तुम 3 मिनरल्स का बना रहे हो, 4 का बना रहे हो, 1 घंटे के लिए पानी को जाने दिया, 2 घंटे के लिए जाने दिया, तो दिस इज ह्यूज काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हजारों हजार यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो फाइनली ये सब करते करते एक सुटेबल मिनरल सॉल्यूशन मिल गया जो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड, और इसी मेथड से एसेंशियल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया एंड देयर डेफिशिएंसीज सिम्टम्स डिस्कवर्ड। जब आपने उनका कंसेंट्रेशन साइंटिस्ट ने लो किया होगा तो उसकी कमी से क्या होगा ये रिपोर्टेड हो सकता है। क्लियर है? जैसे जस्ट सपोज आप खाना खाने बैठे हो और बढ़िया पनीर की सब्जी है और उसमें नमक ही नहीं, या वॉट एवर जो जिसको पसंद है वो एज्यूम कर, और उसमें नमक नहीं, तो क्या होगा? उसका टेस्ट अब तो एक तरह, या नमक ज्यादा है तो भी टेस्ट गड़बड़ है। अब वो कितने भी बड़े हाई फाई पनीर की सब्जी हो या आप चिकन वगैरह जो पसंद करते हो वो एज्यूम कर लो, जो आपको पसंद, आप रसगुल्ला पसंद कर रहे हो, गुलाब जामुन पसंद कर रहे हो, उसकी चाशनी बहुत मीठी हो गई तो भी आप नहीं खा पाओगे। केक आप खाते हो, आपका फेवरेट है, वो बहुत मीठा है, आप डार्क चॉकलेट खा रहे हो लेकिन वो बहुत ज्यादा कड़वा है। तो एवरीथिंग जो कि एक एसेंशियल, एक ऑप्टिमम लेवल के या तो ऊपर हो रहा है या तो नीचे हो रहा है, आप उसको डिसएग्री कर रहे हो। क्लियर है? तो उसी तरीके से प्लांट में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जस्ट सपोज मैंने जब बोला करेला का जूस, और मैंने कंडीशन दिया ये करेले का जूस पीना ही पीना है, तो नाउ व्हाट, आपको करेले का जूस पी के कैसा लगा वो आपके चेहरे पे दिख जाएगा। क्लियर है? तो वो एडिशन किया जब हमने सॉल्यूशन में, तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट मुझे प्लांट में दिखेगा। ठीक, आप कोई अच्छी ड्रेस की डिमांड कर रहे हो, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, उसका भी इफेक्ट आपके चेहरे पे दिखेगा। कोई ड्रेस आपने पहन रखी है वो रिपीट करना ही नहीं है, मम्मी कह रही है यही पहनेगी तो बस अब तो हुआ घर में बवाल। समझ रहे हो ना?
तो वो क्या हो गया, कुछ चाहिए था लेकिन वो मिल नहीं रहा है, उसका भी एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आएगा और दिन भर की रूटीन में आएगा। पैर पटक पटक के चलना लड़कियों का बड़ा फेवरेट होता है, ठीक है। लड़कों का तो अलग ही स्वैग रहता है, घर से निकल जाएंगे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इनका अलग चलता है। लड़कियों का थोड़ा साइलेंटली चलता है आजकल, उसमें भी मॉडिफिकेशन हो चुका है ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन जिसको आप रिलेट कर सकते हो कि कोई चीज की कमी है तो क्या होगा, किसी चीज की अधिकता है तो क्या होगा। इज इट क्लियर? Hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce. तीनों एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लो। और दिस इज काइंड ऑफ टेक्निक जो कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छे से यूज हो रही है विदाउट सॉइल। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारा यही सब विजनरी पावर होती है। तुम यहाँ पे इमेजिन करो कि मैं कई सारी रैक लगा दिया मैंने और विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, उसमें वाटर की सप्लाई इस तरीके से मेंटेन है, सबसे हाई लेवल पे गया मिनरल सॉल्यूशन के साथ, वो ऐसे जिगजैग या एक स्लोप हमें देना पड़ेगा इसलिए हम जिगजैग बोलते, ठीक है। ऐसे पैटर्न में आपने कई सारे प्लांट लगा रहे, तो अब इसके लिए खेत खेत की नीड ही नहीं पड़े, कोई सॉइल की नीड नहीं पड़ी। तो दिस इज काइंड ऑफ फ्यूचर ऑफ अवर अर्थ, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर इस तरीके से होने लगेगा और अभी भी हो भी रहा है, स्टार्ट हो चुका है। बट हाँ, इतनी जल्दी ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा एग्रीकल्चर जो आपके खेतों में हो रहा है। बट हाँ, कि क्या आपको हेल्दी चाहिए, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज खत्म करते जाते हो तो धीरे धीरे जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन अपने आप को सबसे काबिल समझ रहा है, इवोल्यूशन को जिसने थोड़ा सा स्टॉप कर रखा है, क्योंकि हर चीज का एडॉप्टेशन वो खुद कर रहा है, तो एडॉप्टेशन के लिए वो रेडी है, इसलिए नई स्पीसीज आने वाली नहीं है अभी जल्दी जल्दी। लेकिन इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो भी चल ही रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से, किस तरीके के बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी दुबई वगैरह में यूज हो रहा है, जहाँ पे एक अच्छे खासे रोड के किनारे, ठीक है, पॉल्यूशन वो लोग लेवल मेंटेन करते हैं, इस तरीके का पॉल्यूशन नहीं रहता है। आपके रत्नागिरी में तो फिर भी नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे बनारस की बात करो, लखनऊ की बात करो, दिल्ली की बात करो, कानपुर की बात करो, तो यू कांट इमेजिन कि रोड के किनारे सब्जियां उग जाए। लेकिन वहां की कंडीशन ऐसी है कि हाँ, दे कैन यूटिलाइज, इस तरीके से आप देखो, अगर इसको फोकस करोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ रोड, और रोड के किनारे ये उनकी यूनिट लगे, और ये स्पिनेक दिख रहा है, ठीक है। अब इसको उगाने के लिए ना सॉइल की नीड पड़ी, ना खेत की नीड पड़ी, और ये ट्यूब सिस्टम, इसमें प्रॉपर वाटर जा रहा है, मिनरल जा रहा है, जो इसके लिए एसेंशियल है, और हरी भरी सब्जी आपको दिख रही। तो एक तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा आपने उस जगह को यूटिलाइज कर लिया और वेजिटेबल का ग्रो हो रहा है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उससे जगह तो ऑलमोस्ट अपनी कम होती ही जा रही है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ रिप्लेसेबल टेक्निक, बट इसको अपने हाथों भी नहीं मेंटेन किया जा सकता। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce. It must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated. Aerated क्या होता है? Addition of air, ठीक है, ऑक्सीजन। अब छोटे क्लास से तुम भी यही समझते आते होंगे, प्लांट तो CO2 लेता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। भैया प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस जिसमें सबको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और प्लांट की वो सेल जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है वो लिविंग है, वो सेलुलर रेस्पायर करेगी। जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है और वो भी सेलुलर रेस्पायर कर रहा है। तो सभी सेलुलर रेस्पिरेशन में जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो एरेशन का मतलब, और CO2 तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करे, तो एक एयर का मिक्सचर जाना चाहिए ताकि उसको वहां पे CO2 की और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहे। सॉल्यूशन हो गया ना बेटा, सॉल्यूशन, वाटर, मिनरल, एंड व्हाट अबाउट द CO2 एंड ऑक्सीजन, तो वी हैव टू ऐड एयर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? एरेटेड शुड बी एडिक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ। ये सब MCQ है जो हम मार्क कर रहे हैं और जो हम बता रहे हैं।
व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशन वर पुअरली एरेटेड? फिर से मैडम ने पहले बता दिया, आप सोच लो। ओके, diagrammatic views of the hydroponics technique is given in figure 12.12. ओके, ये आपको एक फ्लावर पॉट जैसा दिख रहा है। अब कंडीशन देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनो। आप इसको कंटामिनेशन से रोक रहे हो तो इट शुड बी कवर्ड। अननोन चीज कुछ नहीं जा रहा, माइक्रोब्स भी बचा सकते हो, लेकिन हाँ कोई ऐसे बाहर से धूल मिट्टी कंकड़ इसमें न जाए, इसलिए ये कवर्ड है। एयर चाहिए तो एरेटिंग ट्यूब है, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। मैच्योर एक ग्रोइंग प्लांट, मैच्योर भले ही ना हो लेकिन ग्रोइंग प्लांट है जिसका रेडिकल प्लिम्यूल आपको नहीं बनाना, मतलब रेडिकल प्लिम्यूल से एक्टिव नहीं करना। ओके, कॉटन प्लग लगा हुआ है, एक लेवल ये समझ लो। एंड इसको प्रॉपर प्लेस किया गया। दिस इज द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विच कंटेन वाटर प्लस मिनरल। और आपको क्या चाहिए? एक फनल चाहिए। फनल से आप जो वाटर मिनरल यूज हो रहा होगा, जो एवेपोरेट हो रहा होगा, उसकी सप्लाई को मेंटेन करोगे, वाटर और न्यूट्रिएंट ऐड करो। तो सेटअप आपको समझ में आ गया। इट इज नॉट वेरी काइंड ऑफ की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने सॉइल हटा दिया, सॉइल को हटाने के बाद आप एज्यूम कर लो पानी बह रहा है, मिनरल बह रहा है, सॉइल रिमूव कर दो, आपके अर्थ में सॉइल नहीं है। तो उसी कंडीशन को आप एक फ्लावर पॉट में या एक इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट में देख रहे हो। पानी है, सॉल्यूशन ऐड किया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, मिनरल सॉल्ट एंड प्रॉपर डेवलप प्लांट उसमें डाल दिया जिसके पास रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, आप फोकस कर सकते हो। लीफ की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप फोकस कर सकते हो। ब्रांच का डेवलपमेंट फोकस हो सकता है। व्हाट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and how it is dependent on that solution? It is very clear because it is defined solution. आपको पता है आपने क्या डाला हुआ है, मतलब साइंटिस्ट को पता है कि उसने क्या डाला है, तो क्या है। अब इसका पैराग्राफ जो इमेज में दिया है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपने क्या किया, वही जो मैं रोड के किनारे दिखा रही थी उसका इमेज यहाँ पे दे दिया। एक आपने यूनिट बना दी जिसमें छोटे 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 प्लांट आप ग्रो कर रहा। क्लियर है? तो देयर शुड बी समथिंग लाइक पंप जो अंदर पानी को भेजेगा। ओके, एंड इट शुड बी समहाउ स्लैंटेड, झुका हुआ होना चाहिए ताकि पानी इधर से जाके इधर मूव करता रहे और ये कंटिन्यूअस चले। तो वो जो भी उसको न्यूट्रिएंट रूट हेयर जब इससे इंटरेक्ट करेंगे तो न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, इमेज के नीचे दिया हुआ इंफॉर्मेशन वो देखना। प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ट्यूब और थ्रू प्लेस्ड इन अ स्लाइट इंक्लाइन, स्लैंटेड होगा, इंक्लाइंड होगा। अ पंप सर्कुलेट्स अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम अ रिजर्वायर, जहां पे कोई चीज बल्क में होता है उसको रिजर्वायर कहते हैं। दिस इज रिजर्वायर। इस वक्त ये रिजर्वायर, आपने जब पेड़ लगाया तो सॉइल रिजर्वायर है, आप जब पानी लेते हो तो नदियां रिजर्वायर। तो जहां पे जो इसका सोर्स है दैट इज रिजर्वायर। टू द एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब, जो ऊपर का एंड है यहाँ तक जाएगा। द सॉल्यूशन फ्लोज डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न्स टू द रिजर्वायर ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपने ऑलरेडी उसको इंक्लाइन बनाया तो पानी ऐसे ही बहेगा, ऐसे तो बहेगा नहीं। ठीक है, कभी देखा आपने दीवार पे ऐसे पानी चढ़ते हो? नहीं देखा। ओके, insert shows a plant whose roots are, मतलब ये जो बड़ा करके आपको दिखाया गया है, roots are continuously bathed in aerated nutrient solution। bath मतलब डूबा हुआ, नहाया हुआ। ओके, the arrows indicates the direction of the flow। दिस है, इसकी बात किया फिर वापस इस पे आ गई। क्लियर है सर? ये चल रहा है आपको। वाटर सर्कुलेशन पंप, मिनरल शुड बी एडेड, सॉल्यूशन होना चाहिए ये न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन। अब एयर बबल, क्योंकि एरेशन दिया जा रहा है वहां पे, एयर बबल दिख रहा है, एयर पाइप है, एयर को एंटर कर देता है। बायोन पैड, बायोन से जो तैर रहा है डूबेगा नहीं उसमें। ओके, तो बायोन पैड उसी पे फिक्स कर दिया गया है छोटे छोटे प्लांट को, और एयर पंप के थ्रू एयर को दिया जा रहा है और एयर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्वली एरेशन हो रहा है। एक ये होता है एरेशन, दूसरा होता है कि आप अंदर कोई स्टीरर लगा दो तो पानी को वो रोटेट करता है, और जैसे पानी रोटेट होगा यू कैन सी इन योर मिक्सी
मिक्सी में जब आप कोई जूसर वगैरह बनाते हैं तो वो रोटेट करता है, ठीक है, और बाद में आप जब उसको ओपन करते हैं तो वहां आपको बबल्स दिखते हैं। देखा है कभी लस्सी वस्सी बनाया है, जूस वूस बनाया है, शेक वेक बनाया है, तो यू कैन रिलेट इट। तो वो बबल्स कहाँ से आ गए? या कॉफी पी होगी तो कॉफी के ऊपर स्टीरर करके वहां पे झाग आ जाता है, तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर को ऐड कर लो या उसको स्टिर कर दो तो वो अपने आप वहां पे एयर आ जाए, मतलब आएगी इन्वायरमेंट से ही। इज इट क्लियर? अब इसका ड्रॉबैक किस प्लांट में दिखेगा, जरा सोच के बताना। ये सिस्टम कहाँ पे फेल कर सकते, कैसे प्लांट में ये सिस्टम फेल करेगा? बताओ ज्ञानी बाबा लोग, बातें तो बहुत करते हो, जरा सोचो हमने क्या पूछ लिया यहाँ पे। ये जो सिस्टम है ये किस कैटेगरी के प्लांट में फेल कर जाएगा, ये सोच के बताना है। आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इसलिए मत पलटना। टेरिडोफाइट। अभी तो हम बात एंजियोस्पर्म की कर रहे हैं इसलिए एंजियोस्पर्म में रहो। टेरिडोफाइट में फेल क्यों करेगा वो बताओ। और बताओ। हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट, दो चार और बाकी है वो भी बोल डालो। कुछ और बचे? जेरोफाइट इज द राइट आंसर। उनको वाटर की नीड नहीं है ज्यादा, और वाटर में आपने डुबो के रख दिया है तो उनकी रूट खराब होंगी, वो रूट खराब हो जाएगी तो वो ये सारा रिएक्शन तो बाद में देंगी, आप उस केस में नहीं देख सकते हो, तो उसका सब्स्टिट्यूट बनाया साइंटिस्ट लोग ने, दैट इज द सैंड कल्चर एंड एरोपोनिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं इसलिए हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, सुनो बस। अब इसमें क्या हुआ है, रूट को थोड़ा सा हवा में कर दिया, जो वहां डूबी हुई थी सब। हाइड्रोफाइट को कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोफाइट इटसेल्फ पानी में डूबा रहता है। ओके, जेरिक प्लांट को दिक्कत होगी, सकुलेंट प्लांट को दिक्कत होगी जिसमें आपका एलोवेरा आ जाता है, या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को दिक्कत होगी। ओके, खैर एंजियोस्पर्म पे फोकस करके ही पूरी फिजियोलॉजी है तो वो आप थोड़ा सा रखा करो माइंड। तो जो सिस्टम है उसमें रूट को हवा में कर दिया गया, एंड यू कैन सी द, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा एक रोटेटर चलता है, वो पानी फिर उससे फवारे की तरह निकलता है और वो चारों तरफ जो भी वहां पे प्लांट वगैरह रखे उसको सप्लाई मेंटेन करता है। ओके, या तो आप उसको मैन्युअली करो, एक एक प्लांट में डालो, तो बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के प्लांट हैं, जो पार्क हैं, उसको ऐसे नहीं मेंटेन किया जा सकता। तो वहां पे जगह जगह पे नोजल्स लगे हुए हैं और उसपे फव्वारे लगे, फाउंटेन। तो जब उनको चलाना होता है वो थोड़ा हाइट पे बाहर ऊपर की तरफ निकलते हैं और उसके बाद पूरा चारों तरफ को पानी की सप्लाई फोर्सफुल्ली वाटर आएगा और वो मेंटेन हो जाता है। तो यू कैन रिलेट इट। तो ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन छोटे छोटे यहाँ पे पंप लगे हैं जो रोटेट हो रहे हैं और पानी का फवारा स्प्रे कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली अभी बहुत अच्छा सैनिटाइजर सब लोगों ने यूज किया है तो यू कैन रिलेट, सैनिटाइजर की तरह स्प्रे निकला। अब रूट को सिर्फ उतना ही मिल रहा है जो वो चाहता है, बाकी सब यहाँ पे ग्रेविटी सब जगह है, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे गिर जाएंगे पानी। इज इट क्लियर? तो एरोपोनिक्स इज द ओवरकम ऑफ जेरिक प्लांट जो हाइड्रोपोनिक्स में फेल हो रहे थे, उस टेक्निक को यहाँ पे ओवरकम कर लिया। सेम वे में सैंड कल्चर, सैंड में यू नो कि बालू, बालू आप तो बहुत देखे होंगे, ठीक है, यूज भी देखा भी होगा, उसको थोड़ा बहुत हाथ में पकड़ के खिलौने भी खेले होंगे, घर वर भी बनाया होगा समुन्द्र किनारे। तो उस केस में आप देखते हो कि वो गीली रहती है, बाइंड अप कर रहती है, लेकिन वो इतनी गीली नहीं है कि वो आपके हाथ से छूटे नहीं। आप ऐसे ऐसे झाड़ते हो तो थोड़ी देर में बालू हट जाती है। तो लाइक अ चिकनी मिट्टी जो कि एकदम चिपचिपी हो जाती है, पानी को एब्जॉर्ब करके पूरा पानी उससे बाइंड कर जाए, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे पानी कम रहेगा और सैंड में एक लेवल का वाटर फिर नीचे चला जाएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ फिल्टर। ओके, फिल्टर हो जाएगा पानी यहाँ से, तो मैक्सिमम पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये सैंड भीगी हुई है इसलिए जो वाटर नीडेड है, जितना नीडेड है वो प्लांट ले लेगा, एक्सेस ऑफ वाटर वहां पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो बस आप ये सब नाम नोट कर लो, सैंड कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एंड देन
अब हंगर साइन इसमें लिखा हुआ है, बट इस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं। हंगर इज लाइक कि आप भरपेट खाना खा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी को आपने पूरा न्यूट्रिएंट नहीं दिया है, तो आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे और आपको तो लग रहा है कि आप तो खाना पूरा खा रहे हो। एक होता है इंसान भूखमरी में जा रहा है, उसके पास खाने पीने की चीजें ही नहीं। एक होता है इंसान के पास खाने पीने की चीजें हैं लेकिन उसको थोड़ा फास्ट फूड की लत लग चुकी। ओके, दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस है, एक में पेट भर रहा है और एक में पेट में दो दो टाइम का रोटी खाने का भी पैसा वैसा या सोर्सेस अवेलेबल नहीं। बोथ आर डिफरेंट, दोनों में सिम्टम दिखे। तो वॉट एवर द सिम्टम जो आपके भले पूरे थाली से आपके प्लेट से पेट में गया है, उससे डेफिशिएंसी स्टिल बनी हुई है, दैट इज द हंगर साइन। और उसी को बोलते हैं प्लांट के केस में कि आप जिस मिनरल की कमी हुई है उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा, दैट इज द हंगर साइन। इज इट क्लियर? तो उसको आप आगे भी अभी रिलेट करो। इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन एयर और मिस्ट इन्वायरमेंट, मतलब ह्यूमिड इन्वायरमेंट, विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। सॉइल अभी भी नहीं यूज हुआ है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोनिक्स इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग और fogging the roots of the plants with a nutrient solution. The plants are usually housed in trucks, वही किनारे जो सब होता है, ट्यूब्स और फोम। ठीक है, फोम में भी आप देखो तो वो एक लेवल तक वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेस वहां पे नहीं रहता। विद द लीफी पार्ट ऑफ द प्लांट सेपरेट फ्रॉम द रूट्स, और दोनों के बीच में एक सेपरेशन रहेगा, काटा नहीं जाएगा वो, क्योंकि सप्लाई तो मेंटेन। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं अभी पीरियोडिक टेबल में? एक लोग बोलो, मेरा अपडेट नहीं। 118, 80, 118 ना, 18 ही तो हम भी बोल रहे। ओके, तो 118, तो ये पुरानी एनसीईआरटी है, यहाँ पे जो लिखा है 105, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैंने पहले तुम लोगों से पूछ लिया, तो यू नो कि डिस्कवर्ड 118 उसमें आएगा। ओके, most of the mineral present in soil can enter plants through the roots. In fact, more than 60 elements of 118 discovered so far are found in different plants. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आ रहे हैं, मोर देन द 60 लिखा हुआ है, मतलब अगर ये 105 है तो उसमें 60 एलिमेंट आपको उस जाइलम सैक के अंदर मिल रहा है। क्लियर है? अब हम एसेंशियलिटी की तरफ जा रहे हैं कि जरूरी कौन है। अचरा कचरा सब जरूरी नहीं होता है, ठीक है? एसेंशियल एलिमेंट तक अपने को पहुंचना है। So far are found in different plants. Some plant species accumulate selenium. मार्क कर लेना, selenium. Some other gold. गोल्ड का एग्जांपल बताओ, कहाँ किस प्लांट में दिखेगा? अब टेरिडोफाइटा है, बताओ श्रेयस, कौन से टेरिडोफाइटा गोल्ड एक्युमुलेट करते हैं? एक्वेसेटा, ठीक है, हॉस्टेल। Why some plants growing near न्यूक्लियर टेस्ट? ठीक है, जैसे कहीं पे कोई बताओ जगह कि क्या है यहाँ पे, तारापुर, ठीक है, वहां पे न्यूक्लियर टेस्टिंग होती रहती है ना, तो न्यूक्लियर टेस्ट साइट पे होंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको मिलेंगे उन प्लांट में, क्योंकि वो वहां के सॉइल में। टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम, तो जो नाम आ गए इसको आप मार्क कर लो, स्ट्रॉन्सियम, सेलेनियम, गोल्ड। There are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration. Concentration को मार्क कर लेना, 10 की पावर -8 ग्राम पर ml। समझ में आता है ना? -8, 0.000000001, ये पर ml है। तो यू कैन नाउ एज्यूम, ये आपको तराजू में दिखेगा भी। तो ऐसी फाइन टेक्निक्स हैं जो इतना माइन्यूट लेवल का भी मिनरल प्रेजेंट है क्या या एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर ml ध्यान रखना, लीटर नहीं है।
The question is whether all the diverse mineral elements present in a plant, for example, gold, selenium, as mentioned above, are really necessary for plant. क्या वो जरूरी है या वो यूं ही बह के चले गए? Okay. How do we decide what is essential for plants and what is not? कुछ इसमें जरूरी भी है, लेकिन कुछ बहुत जरूरी जो है that is essential, उसको आपको देखना है, डाइवर्सिटी पे आपको नहीं जाना. ओके, क्लियर है? तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन तो यहीं से आता है, क्राइटेरिया और जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का उससे. तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी क्या कहता है? फर्स्ट क्राइटेरिया है एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. बोथ आर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. भले ही डिफाइनिंग ना हो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, लेकिन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है. जब ग्रो करेगा तभी तो कॉन्सियसनेस को शो करेगा, जब डेवलप होगा रिप्रोड्यूस करेगा तभी तो नई जनरेशन आएगी उसकी. तो दैट इज एसेंशियल. तो क्या कह रहा है? एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब इसकी कमी से इन दोनों पे अफेक्ट पड़ना चाहिए. इज इट क्लियर? समझ में आया? In the absence of the element, the plant do not complete their life cycle. लाइफ साइकिल प्लांट की आपको बड़े अच्छे से, जो लाइफ स्पैन वाला मैंने वीडियो भेजा था उसमें समझ में आया होगा. एक सीड से कैसे वो ग्रो कर रहा है एंड फाइनली वो मैच्योर होगा, फ्लावर बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके सीड बनेगी, फिर अगली जनरेशन आएगी. तो दैट इज अ चेंज. उसमें लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. ये एसेंशियलिटी का पहला क्राइटेरिया है. और सेट द सीड्स, लास्ट स्टेज होता है सीड का बनना. किसी भी प्लांट की अगर लाइफ साइकिल की आप बात करो तो उसका भले ही वो डेथ कब कर रहा है, पेरेनियल प्लांट है, दैट इज डिफरेंट, वो लाइफ स्पैन हो जाएगा. लेकिन एक लाइफ साइकिल उसका सीड के ग्रोथ से सीड के फॉर्मेशन पे खत्म होता है. एक साइकिल पेरेनियल है तो उसके पास दोबारा फ्लावर आएगा और दोबारा फर्टिलाइजेशन अगली जनरेशन के सीड. जैसे आपका मैंगो ट्री, हर साल आपके घर के बाहर जो भी मैंगो ट्री आप लगा रखते हो, आप बड़े बड़े आम खाते हो इस एरिया में, तो उस उस मैंगो पे हर साल फ्लावर लगते हैं और हर साल फ्रूट लगता है, कभी कम कभी ज्यादा. इज इट क्लियर? लेकिन प्लांट ऐसा नहीं है कि हर बार आप एक बार बीज लगा रहे हो और एक ही बार बने, तो पेरिनियल हो गया वो, ये मैंने कई बार बताया. तो व्हाट इट सेड कि एक लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट नहीं हो सकती है, इतना वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम की और मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो क्या कर रहा है हमें वो अभी ध्यान नहीं देना है. बस हमें ये पता है कि अगर हमने इसका डेफिशिएंसी किया तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. ये सभी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. नंबर 1 है. सेकेंड, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट. ठीक है, उस एलिमेंट की जो रोल है, जो स्पेसिफिसिटी है, वो कोई और फुलफिल नहीं कर पाए. जैसे जस्ट सपोज एक बार को बायो, मुझे मेरे अलावा यहाँ पे शायद ही कोई अब पढ़ा सके, कोई है क्या? ठीक है, तो ऋषिकेश सर को खड़ा करूं तो वो भी नहीं बात कर सकते. रमेश सर को बोलूंगी तो वो भी नहीं बढ़ा पाएंगे. ठीक है, संजय सर को बोलूंगी तो वो तो बिल्कुल ही दूर दूर से नाता नहीं है. तो दैट इज काइंड ऑफ कि बायो रिप्लेस नहीं हो सकता है. लेकिन समहाउ अगर हम कहें कि आज केमिस्ट्री ऋषिकेश सर को लेनी है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऋषिकेश सर केमिस्ट्री लेंगे. फिजिक्स का कुछ पोर्शन रमेश सर को लेना है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो भी ले लेंगे. ओके, क्लियर है? तो दैट इज काइंड ऑफ लेंगे नहीं, मैं बता रही हूँ कि एक ऐसा फंक्शन है कि फॉर डिफॉल्ट एक लेक्चर वो उस टाइम ले सकते हैं. आपके संजय सर सारे लेक्चर ले सकते हैं एक्सेप्ट बायोलॉजी. वो मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं. तो समहाउ कोई टीचर नहीं है तो उनको उनकी क्लास को रिप्लेस कर दिया. लेकिन तुमने देखा होगा जिस दिन मैं नहीं रहती उस दिन आपकी बायो की क्लास नहीं चलती है. बाकी भी नहीं चलती है, वो हम बता रहे हैं. ठीक, कि जो नहीं रहेगा वो क्लास नहीं चलेगी. लेकिन अगर समहाउ जरूरी है चलाना तो रिप्लेसेबल है. तो व्हाट आई मीन टू से कि जो एसेंशियल एलिमेंट आप बोल रहे हो उसको कोई और रिप्लेस नहीं कर सकते. अभी दूसरी फैकल्टी अगर आ गई तो देयर इज पॉसिबिलिटी मैं और वो डिस्कस कर लेंगे. मैं कल नहीं हूँ, आप इस क्लास में ये चल रहा है, आप चाहो तो नया ले लो या इस टॉपिक को आगे बढ़ा. तो दैट इज रिप्लेसेबल. तो मेरी इंपॉर्टेंस एक कम हो जाए. समझो, बस समझो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा. ओके, क्लियर है? तो दैट इज द इम्पोर्टेंस
ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, तब आप उसको एसेंशियल ले रहे हो। वो जो 60 एलिमेंट आए उसमें से आप निकाल रहे हो कि जो जो रिप्लेसेबल हुए वो गए, वो 60 में से अलग हो रहे। इज इट क्लियर? बाई अनदर एलिमेंट वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, तो नॉन रिप्लेसेबल। In other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element. Okay? आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है और उसको कैल्शियम का सप्लाई दे रहे हो, तो आयरन की डेफिशिएंसी का सिम्टम गायब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दिस इज एसेंशियलिटी क्राइटेरिया 2। 1 क्या था? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। 2 क्या हुआ? उसके फंक्शन को, उसके रोल को कोई और एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी डेफिशिएंसी को किसी और को देके रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्लियर? द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो इसकी समरी, अ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द एलिमेंट, नो अदर एलिमेंट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट न्यूट्रिशन और यू कैन से मेटाबॉलिज्म। बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स जो 60 में से थे वो छट गए। ओके, देखा जा रहा है कि हाँ इसको हटाया तो इसका रिप्लेसेबल हो गया क्या? हाँ हो गया, हो गया तो ये एसेंशियल नहीं है। चल रहा है, आ रहा है, जरूरी है, मेटाबॉलिज्म है, लेकिन एकदम जरूरी नहीं, तो वो हट गया, एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में फेल हो गया। ओके, तो बेस्ड ऑन अबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, जो 60 लेके चला था एनसीईआरटी, अब उसमें से कुछ ही बचे, फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल। एब्सोल्युटली वर्ड मत भूलना, ठीक है? एसेंशियल और भी है, लेकिन एब्सोल्युटली जो इन कंडीशन को फुलफिल करें फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। These elements are further divided into two broad categories based on their quantitative requirement. तुम्हारी क्लास में बताया? किस क्लास में बताया था क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव? अभी कल तुम्हें बताया ना। तो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, ये ध्यान रखना, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल जब आपने डिवाइड किया था तो दैट इज बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव, उसकी साइज क्या है। दिस इज ऑन द क्वांटिटी, कि चाहिए कितना, प्लांट को नीड कितनी है। ओके, तो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होके जो कम चाहिए वो हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो ज्यादा चाहिए वो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट। इज इट क्लियर? मैक्रो और माइक्रो का मतलब ये हमेशा छोटा और बड़ा नहीं होता है, एटॉमिक साइज से रिलेटेड, आयनिक रेडियाई से रिलेटेड आप देखोगे तो आपको वेरिएशन मिल जाएगा, आप एलिमेंट को पढ़ोगे अलग अलग जगह। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन हियर इज द रिक्वायरमेंट, कितने क्वांटिटी में वो रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए। जो ज्यादा रिक्वायर्ड है वो हो गया मैक्रो, जो कम रिक्वायर्ड है वो हो गया माइक्रो। दिस इज द वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन। Macronutrients are generally present in plant tissue in large amount, और अमाउंट कितना है? 10 मिलीमोल पर केजी। ये समझ में आता है ना, केजी -1, दिस इज पर केजी। ओके, पावर में -1 लिखा है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय केजी पर केजी। 10 मिलीमोल पर केजी, एम को ध्यान रखना, मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। व्हाट इज ड्राई मैटर? पानी दे दो, निकाल दो, ठीक है? पानी रिमूव हो गया, जब भी आपने जो पार्ट पे आप स्टडी कर रहे हो उसका वाटर रिमूव कर दो, एवेपरेट कर दो, उसको ड्राई कर दो, तो दैट इज ड्राई वेट। और ड्राई मैटर का जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में इसका जो अमाउंट होना चाहिए वो 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा सिंपली 10 मिलीमोल पर केजी से कम होना चाहिए। So macronutrients are generally present in plant tissues in large amount in excess of 10 millimole per kg of dry matter. The macronutrients include, mark करो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 9 हुए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपके पास क्या है प्लांट के पास? मैक्रोन्यूट्रिएंट।
अब देख लो आप इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ गया, मैक्रो में चला गया, क्योंकि आपको पता है सारे स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाने के लिए दे आर द फ्रेमवर्क, फ्रेम एलिमेंट। कोई भी स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता अगर वहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको तो आप आंख बंद करके मैक्रो में ही याद रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस आपको याद ही रहेगा क्योंकि आप पढ़ रखे हो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड इवन सल्फर भी। दीज आर द पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर ले जाओगे तो ये हो जाते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, तो आप बनाते हो प्रोटीन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो जनरली यू फाइंड द न्यूक्लिक एसिड। तो अब एसेंशियल में ही जा रहे हैं ये, तो बिना न्यूक्लिक एसिड, बिना प्रोटीन के तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो उनके कंपोजिशन में एसेंशियल है, एक्सेप्ट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज वेरिएशन, ठीक है। आपने हाथों में अंगूठियां कितनी पहन रखी है, कंगन कितने पहन रखे हैं, घड़ी कौन सी लगा रखी है, दैट इज फंक्शनल। आपका क्या शौक है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी उंगलियां होनी चाहिए, दैट इज एसेंशियल। तो सारे शौक एक साइड रह जाए। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेम वर्क, फ्रेम एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये जितने आपने पढ़ रखे हैं इनको सबको आप ले जाओ मैक्रोन्यूट्रिएंट में। बचा क्या आपको, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम याद रह जाएगा आपको स्ट्रक्चर बनाने में बोन से। जैसे हम बोलेंगे आपका स्केलेटन सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऑक्सलेट होता है, तो वहां पे भी क्या है, कैल्शियम स्ट्रक्चर। जो आप वेन देख रहे हो, जो मिडरिप देख रहे हो, जो पेटियोल देख रहे हो, जो लैमिना का लैमिना स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट ऑल इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम भी याद रह जाता है। अब बस बचा क्या, पोटेशियम। पोटेशियम भी आप थोड़ा सा पोटेशियम मैलेट की थ्योरी अगर याद रख लो तो आपको मैंने बताया पोटेशियम का रिजर्वायर सेल के अंदर है। तो पोटेशियम भी क्या हो गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो चाहिए ही चाहिए, वो अंदर ज्यादा है, तो पोटेशियम भी आ गया। अब सिर्फ मैग्नीशियम, आप जब मेरे से पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस तो यू विल फाइंड आउट कि हर एंजाइम को साथ में मैग्नीशियम चाहिए। वाटर की स्प्लिटिंग में मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए। तो यू विल फाइंड कि बिना मैग्नीशियम के वो प्रोसेस ही नहीं चल सकती, वाइटल रिएक्शन नहीं चल सकते। और यही एसेंशियलिटी क्राइटेरिया है कि बिना उसके कोई ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म नहीं चले। तो कुछ भी इसमें रटने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुम रटोगे, मुझे पता है। तुम इसकी ट्रिक भी देखोगे यूट्यूब पे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए कोई राजा की भूनी में नींबू को कुछ गाना याद कर लोगे और उसके बाद मैच करोगे और भगवान जाने कितने सतरंगी ट्रिक बना के मुझे ही भेजते हैं बच्चे, मैम याद हो गया हमें। मैं ऐसे नहीं याद हुआ था। एसेंशियलिटी क्राइटेरिया वो याद करोगे तो फिर रिएक्शन भी याद करोगे, ऑब्वियसली एक ट्रिक का चेन बन जाएगा। फिर ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक ले आओ। ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ये पहले भी पिछले चैप्टर में भी मेंशन था, ओके। while the others are absorbed from the soil as mineral nutrition. Is it clear? ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। पहले हमने क्या बात किया, क्वांटिटी कि कितने क्वांटिटी में वो प्लांट उसको यूज कर रहा है, उस बेसिस पे हमने बोला 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा अगर यूज कर रहा है तो दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। फिर आपने जो नाम देखे हैं उस नाम में आपने बायोमोलिक्यूल को याद कर लो, तो यू विल ऑलवेज रियलाइज कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, 6 तो चलेगी। ये आपको चाहिए ही चाहिए सारे बायोमोलिक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल को बनाने के लिए मैक्रोमोलिक्यूल। और सभी मैक्रोमोलिक्यूल मोनोमर यूनिट से बने हैं, तो मोनोमर में भी चाहिए आपको। फिर बच जाता है आपका पोटेशियम, उसको मैंने स्टोमेटा की ओपनिंग से बोला, आप याद कर लो पोटेशियम मैलेट, ओके। कैल्शियम को आप याद कर लो स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम याद रहता है सारे केमिकल बायोकेमिकल जो भी मेथड देखोगे आप वहां पे एंजाइम के साथ मैग्नीशियम आएगा। तो ये 9 एलिमेंट यूं ही याद हो जाते हैं, ओके। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, इसी को बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। अब जब मैंने तुम्हें बेसिक्स में पढ़ाया था टूल एंड टेक्निक्स, ठीक है, वहां मैंने पढ़ाया था रेडियो थेरेपी, ट्रेसर एलिमेंट, ट्रेसर टेक्नोलॉजी, याद है। तो दैट इज डिफरेंट ट्रेसर। वो आप रेडियो आइसोटोप या लेबलिंग करके उनके रेडिएशन को देख करके आप ट्रेस करते हो कि जीपीएस, जैसे जीपीएस आजकल यूज हो रहा है, तो कौन किधर मूव किया वो पता चल जाए, ओके।
जीपीएस ऑन है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा व्हाट इज द लोकेशन। लेकिन ये क्या है, दिस इज अबाउट द मिनिमम ट्रेस कम वैल्यू। तो अब इसको समझो फिर अगेन, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम चाहिए उसी को तो आप बोलोगे ट्रेस एलिमेंट। जैसे फिर से आ जाओ, पनीर की सब्जी बनाते हैं, पनीर की सब्जी में नमक डाले या नमक में पनीर की सब्जी डाले? सब्जी में नमक डालता है सबके घर में ना, ठीक है। तो नमक क्या हुआ, एक ही स्पून चाहिए था, उससे स्वाद आ चुका है। अब नमक को बोलो कि हम आधा किलो डालेंगे और पनीर हम 1 स्पून डालेंगे तो बन जाएगा। तो ट्रेस एलिमेंट कम कौन सा हुआ, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो दिस इज कॉमन क्वेश्चन जो गलत होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ट्रेस एलिमेंट जो कम अमाउंट में, इट इज रिलेटेड टू मिनिमम अमाउंट, मतलब लेस अमाउंट। तो माइक्रो तो वैसे ही ज्यादा चाहिए। ओके, अब बताओ टॉक्सिक इफेक्ट, यहीं पे तुम बता दो मुझे, टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा किसका दिखेगा, पनीर का ज्यादा दिखेगा या नमक का ज्यादा दिखेगा? नमक का ज्यादा दिखेगा, ठीक है। 2 पीस पनीर के ज्यादा आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, चलो 2 पीस में तो वो भी नहीं होगी। अगर हम बोल दें कि हाँ 100 ग्राम पनीर ज्यादा ऐड हो गया तो ग्रेवी आपको थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी दिखेगी और आपको उसमें रस्सा, आपका जूस वाला पोर्शन कम हो जाए। लेकिन आपने नमक अगर 1 चम्मच की जगह सवा आधे चम्मच भी ज्यादा किया तो टेस्ट फिर बिगड़ो। तो टॉक्सिक इफेक्ट कौन जल्दी शो करेगा, माइक्रो या मैक्रो बेटा, नमक नमक माइक्रो। हाँ तो हो तो दिस इज द चैप्टर जहां से बच्चे 100% स्कोर करते बेटा, फिर से हम बता देते, क्योंकि कुछ भी ऐसा है नहीं जो आप फिर से वही बात है। दिस इज टोटली नॉलेज बेस्ड चैप्टर, और छोटा सा चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है, यहाँ से गलती होनी ही नहीं चाहिए। दीज इंक्लूड, अब बचे हुए यहाँ पे ले आओ, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीज यहाँ आता है ml, मैग्नीशियम वहां आता है माइक्रो में, ध्यान रखना, मैग्नीज मैग्नीशियम, बाकी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कॉपर, मोलिब्डेनम, जो भी आपको मेटल जैसे लगे ना वो सब यहाँ डाल दो, एक्सेप्ट फ्लोरीन, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल। कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 + 8 टोटल हो गए 17। क्लियर है बच्चा? तो ये सब बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए और इनके रोल काफी स्पेसिफिक, एसेंशियलिटी की क्राइटेरिया तो ये भी फुलफिल कर रहे हैं। बिना इनके ग्रोथ नहीं होगी, बिना इनके लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, बिना इनके मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगी, इनका रोल कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, सारे क्राइटेरिया को ये भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायर्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, कम अमाउंट में चाहिए, कम ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। ओके, तो आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। In addition to the 17 essential element named above, there are some beneficial elements. अब ये क्राइटेरिया अलग आ रहा है, बेनिफिशियल एलिमेंट। ओके, सोडियम हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सोडियम आप कैसे इंटेक करते हो, कुछ पता है? सोडियम आप डेली रूटीन में कहाँ इंटेक करो, हाँ, सॉल्ट में, ठीक है, नमक में सोडियम ले रहे हो तो यू नो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के लिए वो, या एनिमल की बॉडी के लिए वो क्या है, एसेंशियल है। लेकिन प्लांट के लिए वो बेनिफिशियल है, एसेंशियल नहीं है। बेनिफिट करेगा, कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसी है जो वो परफॉर्म करेगा, सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम, फॉर एग्जाम्पल। और आपके आगे कहाँ पे बेनिफिशियल एलिमेंट, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट के लिए, बेनिफिशियल होंगे, मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इज इट क्लियर? ये हो गया, ये हो गया। टॉक्सिक इफेक्ट मैंने बताया आपको, ये रहने दो।
अब आपको अगर हम कहें कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कौन ज्यादा जनरेट करता है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो ज्यादा जनरेट करेगा, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑस्मोटिकली एक्टिव बनाएगा, वाटर के इनटेक में रोल प्ले करता है। अब एक ये टेबल मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लेना इसको बढ़िया से। कोई भी एलिमेंट अपने न्यूट्रल फॉर्म में एंटर नहीं करेगा। न्यूट्रल क्या होता है? उस पर कोई चार्ज ना हो, दैट इज न्यूट्रल। ओके, तो आयनिक फॉर्म है सबका, नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, जिंक, बोरॉन, आयरन, क्लोरीन, सभी अपने आयनिक फॉर्म में एंटर कर रहे हैं। तो फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इस तरीके से आपको टिप पे याद रहना चाहिए कि व्हाट आर द आयनिक फॉर्म विच एंटर्स इन प्लांट, क्योंकि ये ऑप्शन में पूछा जाएगा कि किस फॉर्म में वो एंटर करता है। तो जहां जहां आप लिखोगे वहीं वहीं उसके आयनिक फॉर्म आ जाएंगे जब आप मैक्रो और माइक्रो। Essential element can also be grouped into four broad categories on the basis of their diverse function. टाइम हो गया क्या? क्लियर? अब वो था क्लासिफिकेशन, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया। क्लासिफिकेशन दो पोर्शन हो गया। अभी क्या कह रहे हैं? एसेंशियल एलिमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो माइक्रो है या मैक्रो है, लेकिन उनके रोल फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज करें, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करें। ओके, फर्स्ट इसमें आ जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, जो हम तुम्हें बार बार बोल रहे हैं, एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस यहाँ पे आ जाते हैं, मेनली CHON। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट, इसलिए फास्फोरस वहां नहीं लिखा था। ओके, फॉस्फोर, सुगर फॉस्फेट बैकबोन में भी फॉस्फेट है। ओके, और जब आप ATP, ADP, AMP, GTP, GDP, GMP, CTP कुछ भी बोल रहे हो, P जहां पे आ रहा है, NADP, FADP, जब भी हम P बोलेंगे एलिमेंट के केस में, दैट इज फॉस्फोरस। तो देयर इज लॉट्स ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल विच कंटेन फॉस्फोरस, और ATP बन ही नहीं सकता अगर फॉस्फेट नहीं होगा तो। इवन AMP मोनोफॉस्फेट है, DP डाइफॉस्फेट है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं तुम लोग को बायोमोलिक्यूल हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड में, रिवाइज कर लेना। तो एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, एक तो आपको समझ में आ गया एनर्जी रिलेटेड, ATP, GTP, ठीक है, CTP कुछ भी। दूसरा आप ध्यान रखो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। अभी मैंने बोला था मैग्नीशियम अपने आप याद हो जाएगा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड के अंदर क्वांटासोम, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल में होता है फोटोसिंथेसिस, और उस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए मैग्नीशियम सेंटर में नीडेड है। फोर फायरिन रिंग होती है, जब हम पढ़ाएंगे तब ध्यान देना, लेकिन और एक टेल होती है। ओके, और सेंटर में मैग्नीशियम है, तो जो चीज सेंटर में है वो अगर नहीं होगा तो क्या ये एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा? नहीं बनेगा। क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? मॉलिक्यूल ही नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो अगेन मार्क कर लेना, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फास्फोरस इन ATP, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाई या एनर्जी रिलेटेड एसेंशियल ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ओके, ये मार्क कर लेना, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, एग्जाम्पल मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, फास्फोरस इन ATP। बायोमोलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पूछता है तो ऐसा नहीं कि मैडम वहां पे तो यहाँ था, भाई यहाँ पे भी मैडम 20 बार बता चुकी है, न्यूक्लियोटाइड में भी है, और आपका फॉस्फेट अनदर कंपोनेंट, ATP इटसेल्फ भी एक बायोमोलिक्यूल भी है। ओके, बायोलॉजिकल सिंथेसिस से ही बनता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में बनने वाले सारे मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल। नाउ थर्ड आ जाओ, एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट, और ये भर भर के यही MCQ है इस चैप्टर, एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, फिर से बायोमोलिक्यूल में जाओ और एंजाइम इनहिबिटर याद करो, या कोएंजाइम याद करो, मेटलो एंजाइम याद करो, प्रोस्थेटिक ग्रुप याद करो, तो वहां पे भी आपको ये इससे ज्यादा पढ़ा रखा। क्लियर? नेम ऑफ एंजाइम भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ
राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को। ठीक है। मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, रूबिस्को। जब ऑक्सीजनेज लिखा हो देन ओ इज कैपिटल, कंडीशन बता रखी है उस टाइम में। एंड जब ओ स्मॉल है तो कार्बोक्सिलेज पे आपको रुक जाना है, दोनों अलग अलग एंजाइम है। तो आरयूबीपी जो कि अभी फोटोसिंथेसिस में आप अगेन देखोगे इसका रोल कितना, इतना एसेंशियल क्यों है या इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है जो धरती पे ऑटोट्रॉपिक है दैट इज प्लांट, और ऑटोट्रॉपिक का मतलब है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का मतलब है रूबिस्को, CO2 को जो रिसीव करता है। ठीक है। CO2 गैसेस फॉर्म से केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि रूबिस्को आरयूबीपी मेनली करता है, और एंजाइम कैटालाइज जो करता है दैट इज रूबिस्को। तो आरयूबीपी उसको रिसीव करे। इट इज लाइक कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो, और नॉन आपका जो वहां पे होगा वो आपको रिसीव करे। समझ रहे हो ना? तो CO2 जब गैसेस फॉर्म में एंटर करता है तो पहला जो फिक्सेशन का काम कर रहा है वही धरती पे अबेंडेंट है। फंक्शनली आप रिलेट करोगे, कभी रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, छोटा प्लांट हो बड़ा प्लांट हो, एल्गी हो कोई भी हो, इवन साइनोबैक्टीरिया हो, वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो आरयूबीपी प्रेजेंट। The essential element that activate or inhibit enzymes, for example, magnesium is an activator, एक्टिव करेगा रूबिस्को को, एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEP केज। लिख लो, अभी आगे आपको पढ़ना है ये सब। PEP केज दोनों ही फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स हैं, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम। क्रिटिकल समझते हो? क्रिटिकल कंडीशन तो बिल्कुल समझते होगे, बढ़िया वाला। ठीक है। जैसे एकता कपूर के सीरियल में एकदम सांसें चलने लगी और धड़कन बढ़ गई तो वो क्या होता है? क्रिटिकल कंडीशन। अभी यहाँ पे आपको क्या लेना है? क्रिटिकल का मतलब, अरे बस, क्रिटिकल का मतलब बिना उसके प्रोसेस नहीं हो सकता है। मैंने बताया रूबिस्को का इंपॉर्टेंस, तो बोथ आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। एक C3 प्लांट में होता है, एक C4 प्लांट में होता है, जब जहां आएगा वहां बन। नाउ नेक्स्ट इज जिंक। पहला हो गया मैग्नीशियम, नेक्स्ट वन इज जिंक का एग्जांपल दिया है, इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लिखवा रखा है एंजाइम में, देखना प्रोस्थेटिक ग्रुप में। एंड मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज, इसी चैप्टर में आ जाएगा ये, नाइट्रोजन फिक्सिंग में, ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये जहां जहां आपको एलिमेंट दिए वो क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छे से पेंसिल उठाना, पेन उठाना, और इसी पैराग्राफ के पास इसके क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। मैग्नीशियम आए, लिखो रूबिस्को, एंड अभी नहीं लिखो, अपना लिखते रहना, हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सब नहीं हम लोग। Zn2 प्लस एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंड मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रेडी है। कैन यू नेम अ फ्यू मोर एलिमेंट्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी? आप देखना, आपको अच्छा खासा वहां पे कैटलेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, कई एंजाइम्स का एग्जांपल दिया है, जिसमें आयरन एज अ कोफैक्टर है, कॉपर एज अ कोफैक्टर है। ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो सब इस क्वेश्चन के आंसर है। For this, you will need to recollect some of the biochemical pathways you have studied earlier. अभी तुमने कुछ पढ़े नहीं है, इसलिए तुम इस पर फोकस नहीं कर, बट हम बता रहे हैं आपको कि कहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा, नोट मिल जाएगा। Some essential elements can alter the osmotic potential of a cell. चेंज करेंगे। ओके। पोटेशियम, ये पढ़ा दिया मैडम ने, तो ये तो याद रहना चाहिए। पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आपको यहाँ पे जिसको याद रहेगा वो जीत जाएगा ये क्वेश्चन। पोटेशियम का डेरिवेट मतलब बनेगा क्या? पोटेशियम मैलेट, एंड पोटेशियम मैलेट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। क्या फेवर करेगा ये? ऐसा लगता है ना क्लास में हम ही पढ़ते हैं, हम ही पढ़ाते हैं, हम ही सब कर रहे हैं, हम ही पे करते हैं। क्या फेवर करेगा? वाटर का इनटेक एंड टर्जिडिटी, उससे होगा ओपनिंग ऑफ स्टोमेट। तो वही वाले एग्जांपल की यहाँ पे चर्चा की गई है आपसे, आप इसको मार्क कर लें, आपके दोनों जगह काम करें। पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब मूव कर जाएगा पोटेशियम तो क्लोजिंग हो जाएगा। You may recall the role of mineral as solutes in determining the water potential of a cell.
ओके, वाटर पोटेंशियल में सॉलिड पोटेंशियल का क्या रोल है ये सब आपने पढ़ रखा है। तो 4 कैटेगरी होगा बेटा। फर्स्ट इज बायोमोलिक्यूल का पार्ट होगा। दूसरा वर्जन, क्यों जाओ जाओ, तुमको जाना है ना फिर से, तुझे पूरी क्लास को जाना है। जाओ। ओके, तो एसेंशियल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डाइवर्स फंक्शन, ये मार्क कर लेना। उसके अकॉर्डिंग आपने 4 कैटेगरी देखी, और यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लो चार्ट खुद से ड्रॉ करो। ये कितने लोग को जाना है? से 2 दिन की छुट्टी हो रही है इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हो क्या? मैं नहीं जा रहा, बढ़िया, अभी तो बीच में गए थे तो। ठीक है, होमवर्क जो देंगे वो कंप्लीट करना। अभी कल ही शेयर किया एमसीक्यू, वो पूरा कंप्लीट कर। अरे जाना है तुम लोग भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बैठो वो पढ़ो। तो एसेंशियलिटी अकॉर्डिंग टू फंक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन, उसमें कैटेगरी बनाएगी। आप इसका फ्लो चार्ट बनाओ, एग्जांपल लिखो, आपका फुल पैकअप हो जाए। बायोमोलिक्यूल कंपोनेंट, देन एनर्जी रिलेटेड, एंड देन आपका एंजाइम्स के साथ कोफैक्टर, एंड लास्टली आपने देखा ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाले केस में वाटर के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसमें आपको पोटेशियम का एग्जांपल है। कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट बॉडी एंड प्रोटोप्लास्ट, बायोमोलिक्यूल, एंजाइम, ओके, कैटालिटिक कंपाउंड, एंजाइम, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पोटेशियम का जो अभी आया, इन्फ्लुएंस पीएच ऑफ द सेल, पता है हमें, अगर एक्युमुलेशन होगा किसी का तो या तो पीएच हाई हो जाएगा या तो पीएच लो हो जाएगा। जैसे CO2 के एक्युमुलेशन से कार्बोनिक एसिड बनता है तो पीएच लो हो जाता है, एसिडिक कंडीशन हो जाता है, तो पीएच ऑफ द सेल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रली, व्हाट इज दिस, क्या आ गया है? बताओ क्या है? चार्ज का बैलेंस, जब मैंने कल मूव कराया था हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम, तो मैंने क्या बताया था कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना है, इट शुड नॉट बी इक्वल। ओके, इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इधर 100 है और इधर 80 है, इट शुड बी मेंटेन इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अदरवाइज इट इन्फ्लुएंस द पीएच। समझ रहे हो ना, H+ चार्ज का ज्यादा होना भी एसिडिक पीएच होता है, इट इज एसिडिक। क्लियर है? तो आयनिक बैलेंस को बनाएगा तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रली, इट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ये मेरा मोबाइल टाइम से ही नहीं बता रहा क्या? हाँ सच में नहीं बता रहा है। कब से 2:40 पे क्यों उठ गए? अच्छा, स्क्रीन पे अटका हुआ, अंदर सही है। 3:06 है ना? अच्छा, तुम लोग की हलचल देख के मुझे डाउट तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, घड़ी क्यों नहीं? सोर्सेज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट, वाटर, छोटी छोटी चीजें बेटा, सॉइल, एयर, मिनरल एलिमेंट, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, नॉन मिनरल एलिमेंट, पूछता है तो आप गलती कर जाते हैं, जो एयर से आ रहा है दैट इज नॉन मिनरल। CO2 जो वाटर से आया वो भी नॉन मिनरल है, वाटर इज नॉट अ मिनरल, वाटर मिनरल को लेके आ रहा है। ओके, सॉल्वेंट है खुद वो। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, एनसीईआरटी चलेगा पूरा, आप देखो मार्क करते। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये तो एसेंशियलिटी से आप सुनते आ रहे हो, इन द प्लांट सेल सच एज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल चैप्टर और सारी चीजें आप इतना डिटेल में पढ़ते हो ना, उसको आप रिलेट करो यार। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के लिए मिनरल्स जरूरी है, एसेंशियल है, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं कि कोई डोर है वो क्लोज है, अब उसको या तो आप नॉक करोगे या तो उसके स्लैश को ओपन करोगे या तो आपके पास की है तो आप लॉक को खोलोगे, यू विल डू समथिंग, तब वो डोर ओपन होगा। तो वो जो समथिंग हो रहा है ना, उसके लिए एंजाइम के साथ मिनरल्स चाहिए। तो परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में रोल प्ले कर, मॉलिक्यूल में रोल प्ले कर रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ सेल्स है,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोथ आपको आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, थोड़ा बहुत क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन के लास्ट स्टेप में ईटीएस, बट फोटोसिंथेसिस में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ईटीएस takes place in both photosynthesis and cellular respiration. बफरिंग एक्शन इज व्हाट, एसिड बेस में बैलेंस बना, ठीक है। ड्यूटेराइनिक इफेक्ट, एवरीवेयर देयर इज अमाइनो एसिड, प्रोटीन, वो हमेशा आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के वो बफर की तरह बिहेव करता है। एसिड होगा तो भी बैलेंस कर लेगा, बेसिक कंडीशन होगी तो भी एक लिमिट तक बैलेंस कर लेगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखा ही अभी अपन ने, एंजाइम के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहा है। एंड एक्ट एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स, ये भी समझ गए। थोड़ा सा एनसीईआरटी मार्क कर लो, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हो गया, मार्किंग हो गई, एनसीईआरटी सब बंद हो गई। जैसे क्लास 10 मतलब 6-7 के बच्चों की तरफ, मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं, भाग गई थी एक बार, मेरे को 9th को पढ़ाना था उधर, पढ़ाया नहीं पढ़ा, शांति नहीं रहोगे तो क्या पढ़ाएगी। वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर गिवन बेलो। अब एक एक एलिमेंट आपको देखना है। मैंने बताया था कल भी तुम्हें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, इनके कमी से तो डेवलपमेंट क्या, कुछ फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो इनकी नीड नहीं है यहाँ। तो स्टार्ट हुआ है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन भी एसेंशियल है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड कंपोजिशन, अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन कंपोजिशन, इट इज रिक्वायर्ड, चाहिए, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है। ओके, तो नाइट्रोजन, और बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसी काम की नहीं होती, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम के फॉर्म में, फिर वो यूज होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो क्लासिफिकेशन के टाइम से आप माइकोराइजा पढ़ रहे हो, राइजोबियम पढ़ रहे हो, लेग्यूमिनेसी फैमिली में नाम आया था, ठीक है, नोड्यूल का फॉर्मेशन इस चैप्टर में देखना है, वो सारी चीजें आप समझो। तो नाइट्रोजन शुड बी फिक्स, ओके। This is essential nutrient element required by plants in the greatest amount. It is absorbed mainly as nitrate. Through some are also taken as nitrite or ammonium ion. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, ये आयनिक फॉर्म हो गए, मैंने बोला था सबके आयनिक फॉर्म याद रखें। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, सभी जगह चाहिए। अगेन वही एसेंशियलिटी आप समझ लो, प्रोटीन का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, प्रोटोप्लास्ट का पार्ट, एवरीवेयर देयर इज एसेंशियल। पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां पे डेवलपमेंट हो रहा होगा बेटा, उसको चाहिए ही चाहिए नाइट्रोजन, डीएनए का पार्ट है, प्यूरिन का पार्ट है, पिरिमिडीन का पार्ट है, ओके, समझ रहे हो ना। तो दैट इज एसेंशियलिटी, जहां पे सेल डिवीजन चल रहा है वहां चाहिए ही आपको नाइट्रोजन, बल्क अमाउंट। एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होगी तो प्रोटीन से रिलेट कर लो आप उसको, एंजाइम चाहिए उसको ज्यादा, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मेनली, राइबोजाइम को छोड़ दिया जाए तो, समझ रहे हो ये सब बात। पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वहां सेल डिवीजन चल रहा है, और सेल डिवीजन का फेज है इंटरफेज, इंटरफेज में सिंथेसिस चाहिए एस फेज में, तो न्यूक्लिक एसिड डबल होता है, प्लस सभी काम को करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। तो एंजाइम्स में भी अमाइनो एसिड का जो अमाइनो बोलते हो, दैट इज एन, इज इट क्लियर। तो इन सब जगह पे जहां इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक सेल बन चुकी है, डेवलप्ड है, उसका डीएनए काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप कंपैरेटिवली यू कैन से कि कम नीड है, चल वहां पे भी रहा है, वहां पे भी एंजाइम चाहिए, वहां पे भी सब कुछ चाहिए, बट किसको ज्यादा चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव में आ गया, मैच्योर सेल मेटाबॉलिज्म कर रही है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया। Nitrogen is one of the major constituents of protein, nucleic acid, vitamins and hormones. Okay, विटामिन की कोई कैलोरी वैल्यू नहीं होती, लेकिन इट इज एसेंशियल, विटामिन चाहिए होता है ताकि एंजाइम्स को एक्टिव कर सके, अनदर मैकेनिज्म को एक्टिव कर सके। एंड हार्मोन्स, जो आपके प्रोटीन ओरिजिन के हार्मोन होंगे बेटा,
उन सब में भी अमाइनो ग्रुप आएगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में मेनली एब्जॉर्ब होता है, कुछ नाइट्राइट के फॉर्म में आता है। ठीक है, अगर अब आपको इसको एक्सपेरिमेंटल करके देखना है, एक तो बहुत सी चीजें क्या होती है ना प्लांट के केस में कॉमन होता है, इवन एनिमल के केस में आप देखते हो कि कई डिजीज में आपको फीवर फीवर कॉमन सिम्टम। फीवर क्यों आ रहा है उसके रीजन दुनिया भर के, लेकिन फीवर आना इट इज अ सिम्टम, दैट इज नॉट अ डिजीज। फीवर इज नॉट अ काइंड ऑफ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम। ठीक है, थकान लगना, सर का दर्द होना, मस्कुलर पेन होना, ये सब सिम्टम्स हैं। ये पीछे बैकग्राउंड में इनके कई सारे डिजीज हैं, डायग्नोसिस से पता चलता है कि डिजीज कौन सी है। तो सेम वे में आप उसको रिलेट करो प्लांट में कि पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का पीला पड़ना, दैट इज अ सिम्टम। ओके, बैकग्राउंड में उसके अलग अलग मिनरल्स हैं जो एक कॉमन सिम्टम दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तभी उसको ये आपको पढ़ना भी नहीं है, इस लेवल पे आप नहीं पढ़ना होता है ये कि इनका क्या किसकी वजह से क्या हो रहा है। जस्ट इतना लिखा है कौन सा कॉमन है क्या है उतना आप कवर कर। एक हेल्दी प्लांट दिख रहा है और एक नाइट्रोजन लैकिंग होने से आपको येलोइंग दिख रहा है, दिस इज नोन एज क्लोरोसिस। इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। लिख लो कहीं, है आगे मेंशन भी रहेगा। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल पिगमेंट का डिग्रेडेशन होना इज नोन एज क्लोरोसिस। पीला पड़ जाए, क्लोरोफिल ज्यादा है तो ग्रीन दिखेगा, क्लोरोफिल कम हो रहा है तो येलोइंग दिखेगा। क्लोरोसिस, ब्राउन हो जाना नेक्रोसिस होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एंटर करेगा। फॉस्फोरस इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। अगेन आपको फॉस्फोरस साइकिल इकोलॉजी में पढ़नी है, एंड दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन सिविल सर्विस। इस साल के सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया था कि फॉस्फोरस का रिजर्वायर क्या है, और ऑब्वियसली उसमें दो तीन ऑप्शन के कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। एक ऑप्शन उसमें ये था कि सॉइल, रॉक। ठीक है, रॉक इज द रिजर्वायर, मतलब बल्क में फॉस्फोरस कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो रॉक, सॉइल, ये सब रिजर्वायर है। तो फॉस्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जहां पे भी आप फॉस्फोलिपिड बोले, अब याद करो फॉस्फोलिपिड, सारे लिपिड मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है ही। बोला था ना मैंने फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड के एक एक पार्ट को हटाया, एक हेड वाले पोर्शन में फॉस्फेट जोड़ा तो वो फॉस्फोलिपिड हो गया। तो मतलब फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया। सर्टेन प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन याद रखना क्योंकि ट्वेल्थ में आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है रेडियो आइसोटोप्स को यूज करके। उसमें आप सल्फर और फॉस्फेट को यूज करते हो, ठीक है, सल्फर फॉर प्रोटीन एंड फॉस्फेट फॉर न्यूक्लिक एसिड, कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, वहां पे हम आपको बोलेंगे कि फॉस्फेट प्रोटीन में नहीं होता है, इसका मतलब फॉस्फेट जनरली प्रोटीन में नहीं होता है और जनरली न्यूक्लिक एसिड में होता है, क्योंकि सुगर फॉस्फेट की बैकबोन जो बनी है, न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है वहां पे फॉस्फेट। और आपने अमाइनो एसिड में मैंने आपको फॉस्फेट नहीं पढ़ाया, उसका मीनिंग ये होगा। पता नहीं तुम्हें कितना याद रहेगा और तुम क्या मेरे साथ कॉन्ट्रोडिक्ट करोगे, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, है ना। फॉस्फेट कहाँ आ सकता है, इस साइड चेन के किसी ग्रुप के साथ आ सकता है फॉस्फेट, दैट इज द पॉसिबिलिटी। तो वो एक सर्टेन प्रोटीन वाला केस हो जाए, किसी किसी प्रोटीन, ऑल न्यूक्लिक एसिड ऑल हो गया। ओके, सभी में विदाउट एक्सेप्शन, इफ यू सेड न्यूक्लियोटाइड इट मीन्स कि वहां पे फॉस्फोरस होगा, सुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। दिस इज द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, either in DNA or RNA, and nucleotides, nucleic acid and nucleotide, and is required for all phosphorylation reaction. Phosphorylation means, यहीं पे लिख लो, हम आगे जब भी रिएक्शन आएगा मैं पूछूंगी कि मैंने क्या बताया। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप या एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेशन। एग्जाम्पल भी लिख लो, इफ यू आर सेइंग एडीपी प्लस पीआई then it is ATP, it is itself a phosphorylation reaction. Clear बच्चों?
फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर लेना। दो फॉस्फेट थे, एक और ऐड कर दिया, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो। तो सारे फॉस्फोराइलेशन, नाम ही है उसका कि फॉस्फेट को ऐड करना है, तो ऑब्वियसली फॉस्फेट नीडेड होगा। फॉस्फेट होगा तभी तो ऐड करोगे ना। इज इट क्लियर? है। तो फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। उसके थ्रू जब वो ट्रेवल कर जाएगा और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो जाएगा, नाउ एज पर रिक्वायरमेंट वो न्यूक्लियस में मूव करेगा, न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट बनाएगा। ओके, एज पर रिक्वायरमेंट वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बनेगा, गोल्जी में प्रेजेंट रहेगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन बनेगा। जब भी आप मेम्ब्रेन बनते हो, मेम्ब्रेन इज मेम्ब्रेन, वो बायोलिपिड लेयर होगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हो, वहां पे फॉस्फेट चाहिए, तो हर एक जगह दैट इज द काइंड ऑफ ब्रिक। घर बन रहा है तो ब्रिक चाहिए, उस तरीके से आप समझ। तो सर्टेन प्रोटीन बस आप मार्क करके, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ऑल न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। चलो बस यही पे एंड कर रहे हो, इतना आप कवर कर लेना। एंड कुछ चीज आप नोट डाउन करके रखना और होमवर्क नोट कर। कुछ कह रहे हो तो बोलो, तेज बोलो। होमवर्क में एक तो आपको फ्लो चार्ट बना के सबमिट करना है, फ्लो चार्ट ऑफ अलग अलग, ठीक है, एसेंशियलिटी क्राइटेरिया। आप चाहो तो इसको पैराग्राफ लिख लो, या जैसे वन लाइन में जैसे मैंने कंक्लूड किया था वैसे आप लिख लो। एसेंशियलिटी क्राइटेरिया, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है, और एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल डाइवर्सिटी। ये तीन आप फ्लो चार्ट सबमिट करोगे वाया व्हाट्सएप, ओके, एंड वाया बोले तो व्हाट्सएप कर देना। बाकी आप ट्रांसपोर्ट इन मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो चैप्टर का मैंने कल एमसीक्यू शेयर किया, उसकी तीनों एक्सरसाइज सॉल्व कर, तीनों एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी चाहिए मंडे तक, ओके। मैं खुद चेक कर लेती हूँ, ज्यादा तो नहीं दे रही हूँ, बट आई नो कि ज्यादा नहीं रखो कैसे। बैठे रहो थोड़ा, अभी टाइम है, मेरे पास टाइम है, मेरे क्लास का टाइम 3:30 तक है, एकदम बैठे रहो। 15 पेजेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन जितने भी है आपके 43, 25 एंड 95, ठीक है, 95, 43, 25 कुल मिला के भी आपका लगभग 170-80 क्वेश्चन है। तो इसको आप 2 दिन में आराम से सॉल्व कर सकते। सीक्वेंस वही रखा करो, एनसीईआरटी बेस्ड, पीवाईक्यू एंड देन कॉन्सेप्चुअल, ये सीक्वेंस रखा करो सॉल्व करने का, और इसको फटाफट फिर सॉल्व करके पैकअप कर। तो ये होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। इसका सबमिशन आपका, ये फ्लो चार्ट आप भेज दोगे मुझे संडे 9 PM तक भेज देना। हाँ बेटा बोलो।